students, so in this video we'll discuss chapter number 2, the coming of the Mughals. So student, in this video we are going to discuss about the complete Mughal dynasty. पूरी मुगल डायनेस्टी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे गैजेट सेक्शन से. Here one reference is given in which father is scolding his son और reprimanding his son. पापा हैं जो अपने बच्चे को डांट रहे हैं और फादर का नेम है बाबर और बेटे का नेम सन का नेम है हुमायूं. सो बाबर रेप्रिमेंडिंग हिज सन हुमायूं. अब बाबर क्या बोल रहे हैं बच्चा हुमायूं को कि ये जो तुम्हारा लिखने में जो तुम्हें प्रॉब्लम आती है ये इस वजह से आ रही है बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू मेक लेटर्स टू फैंसी. स्टाइल में लिखने की कोशिश हमेशा करते हो, इस वजह से तुम्हें राइटिंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है या राइटिंग करने में थोड़े से तुम स्लो हो या तुम्हें प्रॉब्लम आती है. तो आज से एक काम करो बेटा, थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेटेड लिखने की कोशिश करो. कुछ लोग होते हैं ना जो राइटिंग बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं. देयर इज नो नीड टू मेक राइटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड. बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें क्लियर और प्लेन वर्ड्स लिखने हैं. दिस विल कॉज लेस डिफिकल्टी फॉर यू एंड योर रीडर. नहीं तो इसमें लिखने में भी आसान होगा और जो तुम्हारा रीडर है जो तुम्हारे लिखे हुए को पढ़ेगा उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आपको सिर्फ प्लेन वर्ड्स बनाने हैं, क्लियर होना चाहिए और अनकॉम्प्लिकेटेड. डोंट मेक योर राइटिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. तो हमें सिंपल लिखना है, ठीक है बात. तो ना ही तो वो हमें प्रॉब्लम देगा और ना ही हमारे रीडर को. नाउ स्टूडेंट्स, 16th सेंचुरी में क्या हो रहा था. 16th सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जो 1501 से स्टार्ट होके 1600 पे ख़त्म होगा. इस पीरियड को हम बोलते हैं 16th सेंचुरी, ठीक है. तो 16th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत थी जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दिल्ली सल्तनत को, उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी. दिल्ली सल्तनत में हमने किस किस को पढ़ा है बच्चा? मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा है, रज़िया सुल्तान को पढ़ा है ना. तो जो दिल्ली सल्तनत थी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन कर रही है. और अगर कोई बड़ी सल्तनत जब डिक्लाइन करने लग जाती है तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है. जब तक सेंटर में कोई बड़ा लीडर होता है पूरी एम्पायर को एक साथ अकोमोडेट करके रखता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पर जब धीरे धीरे ये जो बड़ा राजा बड़ा किंग होता है इसकी पावर जब डिक्लाइन करने लग जाती है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये किंगडम सारी क्या बन जाती हैं? इंडिपेंडेंट. तो जब तक दिल्ली सल्तनत स्ट्रॉन्ग थी नो इश्यूज नो प्रॉब्लम वर देयर, बट विद द डिक्लाइन ऑफ और विद द लैक ऑफ कैपेबल लीडर्स जो पूरा दिल्ली सल्तनत था वो कोलैप्स कर गया, डिक्लाइन कर गया. बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स बन गए. जब बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बन जाते हैं तो बेटा उनका काम यही होता है आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहना. ए बी के साथ फाइट कर रहा है, सी डी के साथ फाइट कर रहा है. तो यहाँ पर आ गई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जो पॉलिटिक्स थी इंडिया की बहुत हद तक चेंज होने लग गई. Thus politically India was in state of disarray and disunity. तो politically India में क्या आ गई बच्चा? disunity. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वर्ड दी गिवन है disarray, इसका मतलब होता है chaos, confusion, no proper management. जब कोई proper management नहीं हो, है ना, आपस में बहुत कंफ्यूजन हो तो डिसअरे की सिचुएशन आ गई. डिसयूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, डिसयूनिटी मतलब जब एकता नहीं रहे, ठीक है. तो इंडिया इस टाइम में जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर रही है, रीजनल किंगडम का राइज हो रहा है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कंफ्यूजन है पावर को लेकर, फिर मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, डिसयूनिटी है. ये वो टाइम था स्टूडेंट जब मुगल्स ने कनकर किया इंडिया को और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर एस्टेब्लिश किया. तो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद जो पावरफुल एम्पायर आएगा वो होगा मुगल एम्पायर. तो मुगल्स ने इंडिया को कनकर किया और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया. पहले आए थे बाबर, 1526 में बाबर आ गए थे. तो 1526 से 1530 ओनली 4 ईयर ही रूल किया हमारे बाबर ने. कब रूल स्टार्ट किया? 1526. खत्म कब किया? 1530. तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का बनता है, हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी?
और हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल डायनेस्टी, और हु वाज और हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो बच्चा मुगल डायनेस्टी के फाउंडर के नाम से आज तक हम जानते हैं किसको, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। ठीक है, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के इंडिया में। इंडिया में मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे बच्चा, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हु फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये किसके डिसेंडेंट थे, मतलब किसकी लीनियज से आते थे, तैमूर एंड चंगेज खान। ठीक है, तैमूर एंड चंगेज खान, ये वही चंगेज खान है बच्चा मंगोलिया वाले, जिनके ऊपर भी रिसेंट में मूवी भी बनी थी, है ना। तो डिसेंडेंट का मतलब जो लीनियज है, मतलब ये किस क्या बोलोगे आप, किस वंशज नहीं होते, किस वंश को बिलोंग करते थे। तो तैमूर, एक साइड से तैमूर और दूसरी साइड से गेंगिस खान या चंगेज खान। सो स्टूडेंट, मदर साइड मतलब जो इनकी मम्मी थी वो डिसेंडेंट थी चंगेज खान की, और जो इनके पापा थे वो तिमुराइन मतलब तैमूर के डिसेंडेंट थे। तो जो बाबर थे, ये दो महान परिवारों से मिलके आए हैं, है ना। पापा की साइड से तैमूर, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। फिर जो मम्मी की साइड से ये लोग किस लीनिएज, किसके डिसेंडेंट है, चंगेज खान। तो बाबर का ब्लड ही ये बच्चा रूल करने के लिए हुआ था। फादर साइड से ये तैमूराइन थे, तैमूर से के वंशज थे, तैमूर के डिसेंडेंट थे, और मदर साइड से ये चंगेज खान से रिलेट करते थे। ही बिलोंग टू अ स्मॉल किंगडम कॉल्ड फरगना। एक स्मॉल किंगडम था किसके पास, बाबर के पास। बाबर का ओरिजिनल नेम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद, इनकी किंगडम का नाम था फरगना। कहाँ पर थी फरगना, सेंट्रल एशिया में। जब ये 11 ईयर्स के थे तो इनके पापा जो थे उनकी डेथ हो गई। हिज फादर्स उमर शेख मिर्जा पास्ड अवे। किसकी डेथ हो गई, उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई। एक छोटी सी किंगडम थी किसके पास, फरगना के पास। फरगना कहाँ पर थी, वो सेंट्रल एशिया में थी। जब ये 11 ईयर के थे तो इनके पापा की हो जाती है बेटा डेथ, जिनका नाम होता है उमर शेख मिर्जा। ही असेंडेड द थ्रोन, 11 साल की उम्र में इन्हें थ्रोन मिल जाता है, मतलब ताज मिल जाता है, रूलर बन जाते हैं ये। फिर ये ट्राई करते हैं समरकंद को जीतने का। किसको जीतने का, समरकंद को जीतने का। ही फेल्ड, वो फेल हो जाते हैं बच्चा, समरकंद जीत नहीं पाते। एंड इन द प्रोसेस लॉस्ट फरगना, और इस प्रोसेस में उनकी खुद की टेरिटरी फरगना भी इनसे छिन जाती है। बाबर वॉज थर्स किंग विदाउट अ किंगडम, और बाबर अब ऐसे किंग रह जाते हैं जिनके पास अपना कोई किंगडम नहीं होता। फिर से इस पैराग्राफ को अगर हम बोले तो अगर लीनियज की बात करें, डिसेंडेंट की बात करें कि लोग किस वंश से थे, तो इनकी जो मम्मी थी वो आती थी चंगेज खान की फैमिली से, जो इनके फादर थे वो आते थे तैमूर की फैमिली से। ऐसे मम्मी और पापा से हुए कौन बच्चा, बाबर। ठीक है, बाबर खुद 11 साल की उम्र में किंग बन गए थे, पर किंग बनते ही इन्होंने किस पे रूल करने की बात की, समरकंद पे, कि अब मैं समरकंद को जीतूंगा। पर समरकंद तो जीत नहीं पाए, इनकी अपनी खुद की टेरिटरी जिसका नाम था फरगना, वो भी इनसे छिन गई। ठीक, कोई बात, चलें आगे, चलो। आफ्टर बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ फरगना बाय उज़्बेक्स, उज़्बेक्स ने इन्हें फरगना से बाहर भगा दिया। बाबर ने किसको जीता बच्चा, काबुल को जीता 1504 में। जब इन्हें अपनी ही ज़मीन से बाहर निकाल दिया गया तो इन्होंने किसको जीता, काबुल को जीता 1504 में। इस टाइम में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के, इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में किसका रूल था, इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम दौलत खान लोदी। एंड राणा सांगा, ये मेवाड़ के रूलर राणा सांगा, और दौलत खान गवर्नर था पंजाब का। ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को डिपोज कर दिया जाए, उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए। देखो, एक साइड में बाबर आ रहा है, ठीक है, जिसने काबुल जीत लिया है 1504 में। ठीक है, यहाँ इंडिया में किसका रूल चल रहा है बेटा, इब्राहिम लोदी का। तो उस इब्राहिम लोदी से बिल्कुल भी खुश नहीं है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी। और हमारे राणा सांगा, राणा सांगा कौन होंगे बेटा, किस, महाराणा प्रताप की फैमिली से है ना, उनके ग्रैंड फादर राणा सांगा। तो ना ही तो राणा सांगा खुश है और ना ही तो दौलत खान खुश है, ये इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। तो इन्होंने बाबर को इनवाइट किया, बुलावा भेजा
कि आओ और इन्वेट करो। इन्वेट करना मतलब होता है लूटना। किसको इन्वेट करने की बात हुई? आओ और इंडिया को इन्वेट करो। इनका ऐसा मानना था, थिंकिंग दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, जैसे इब्राहिम लोदी की डिफीट होगी तो ये वापस काबुल चले जाएंगे। बाबर मतलब बाबर को रूल करने के लिए नहीं बुलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा का बस इतना सोचना था, ये दौलत खान का इतना सोचना था, हम इनको बुलाते हैं, ये इंडिया को इन्वेट करेंगे, ठीक है, हराएंगे इब्राहिम लोदी को और वापस फिर काबुल चले जाएंगे, लीविंग द सल्तनत इन देयर हैंड, और पूरी की पूरी सल्तनत हमारे पास आ जाएगी। ऐसा राणा सांगा का और दौलत खान लोधी का सोचना था। दौलत खान लोधी है ना, हाँ दौलत खान लोधी, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। बाबर हु हैड हर्ड अबाउट द फेबल्ड वेल्थ ऑफ इंडिया, बाबर जिसने पहले ही सुन रखा था कि इंडिया में बहुत वेल्थ है, थॉट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, उन्होंने सोचा ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने किंगडम को एक्सपांड कर सकूं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों की कौन किसको पागल बना रहा है, कौन किसको अपीस करने की कोशिश कर रहा है। बाबर खुद चाहते हैं कि वो इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दे। राणा सांगा सोच रहे हैं ये सिर्फ इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दे, किंगडम हमें दे दे। दौलत खान भी यही सोच रहे हैं। अब देखो जीत किसकी होती है। यहाँ पर एक वर्ड गिवन है बेटा, फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब होता है फेमस, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं पर फेमस आप समझो। पर यहाँ पर जम नहीं रहा है ना, फेमस वेल्थ ऑफ इंडिया मतलब अ ह्यूज वेल्थ ऑफ इंडिया से समझ लो। ही हैज he had heard about the glory of India, the raw material India have, gold, silver, सबका सुन रखा था। किसने बच्चा, किसने सुन रखा था? बाबर ने। तो बाबर तो खुद इस सोच में था कि मैं जाऊंगा और इंडिया के ऊपर रूल करूंगा। नाउ बैटल्स, अब बैटल्स होंगे तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ 1526 में। बाबर मैट इब्राहिम लोदी इन पानीपत। कहाँ पर हुआ बच्चा? ये पानीपत में हुआ। 1526 में पहली लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। लोदी की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी बाबर की आर्मी से, फिर भी बाबर ने ये जंग जीत ली, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो आर्टिलरीज थी, जो तोपें थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। कैवलरी मतलब घुड़सवार बहुत अच्छे थे, एफिशिएंट आर्टिलरी थी। आर्टिलरी मतलब तोपें, और कैवलरी मतलब वो जो लड़ने वाले लोग होते हैं जो हॉर्स के ऊपर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैवलरी। लोधी की जो आर्मी थी बेटा वो नंबर्स में ज़्यादा थी, पर बाबर की जो आर्मी थी बहुत एफिशिएंट थी, एफिशिएंट कैवलरी थी, एफिशिएंट आर्टिलरी इसके पास थी। इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली भी जीत लिया और आगरा भी जीत लिया। नाउ बैटल ऑफ कानवा। अब बैटल ऑफ कानवा में क्या होगा बेटा? देखो, बाबर ने डिसीजन लिया कि भाई मैं तो इंडिया में ही रहूँगा, मैं अब इंडिया से जाने वाला नहीं हूँ। इसने पहले बहुत कहानियाँ सुन रखी थी, इंडिया में ये भी है, इंडिया में वो भी है। ही डोंट वांट टू लीव इंडिया दैट टाइम, कि मुझे छोड़ के जाना ही नहीं है इंडिया को, मैं तो यहीं रहूँगा भाई, ऐसे उसने सोच लिया। अब इससे गुस्सा आया, किसको गुस्सा आया? राणा सांगा को। राणा सांगा बिकेम एंगर्ड विथ whom बाबर्स डिसीजन टू स्टे इन इंडिया। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाबर स्टे करे इंडिया में, वो चाहते थे बाबर अब वापस चला जाए काबुल। ही हैड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर। तो जो राणा सांगा थे उन्हें बहुत गुस्सा आया बाबर के ऊपर, उन्होंने बड़ी सी आर्मी लगा दी। किसके अगेंस्ट में? बाबर के अगेंस्ट में। जो फोर्सेस थी राणा सांगा की और बाबर, ये मिले बैटल ऑफ कानवा में 1527 में। कब मिले बेटा? 1527 में। बाबर सुपीरियर आर्टिलरी, बाबर की जो सुपीरियर एफिशिएंट आर्टिलरी थी, मिलिट्री टैक्टिक्स थी, इससे उन्होंने डिफीट किया राणा सांगा को भी। बैटल ऑफ कानवा हुआ 1527 में। इसमें कौन कौन लड़ रहा था? एक साइड तो बाबर थे, दूसरी साइड थे राणा सांगा। फिर से लड़ाई हुई, जीते बाबर, हारे राणा सांगा। राणा सांगा ने क्यों बैटल किया बाबर के साथ? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाबर इंडिया में रुक जाए। पहली बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ? 1529 में हुआ।
बाबर ने यहाँ पर अफगान चीफ को हरा दिया। बैटल ऑफ गागरा किस किस के बीच में हुआ? अफगान चीफ और बाबर के बीच में हुआ। यहाँ पर भी बाबर ही जीते। ठीक हुई बात। पानीपत में बाबर जीते, कानवा में बाबर जीते, घाघरा में बाबर जीते, और इस वजह से उनकी जो पोजीशन थी नदर्न इंडिया में वो बहुत ही सिक्योर हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। क्योंकि अब तीसरा चौथा राजा जो इन पे अटैक करने या लड़ने आता, वो पहले सोच रहा होता, क्या सोच रहा होता कि भाई इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बाबर की आर्मी से बड़ी थी। राणा सांगा ने भी अच्छी खासी आर्मी के साथ बाबर के साथ लड़ाई की, वो भी हार गए। इब्राहिम लोदी भी हार गए। बैटल ऑफ गागरा भी बाबर ही जीत गया है। तो अब लड़ने के पहले थोड़ा सा लोग सोचेंगे। तो ये जो 3 बैटल थे, इससे एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर पोजीशन मिल गई बाबर को नदर्न इंडिया में। ऑटोबायोग्राफी। देखो बायोग्राफी क्या होती है बच्चा? जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई और बुक लिखे तो वो होगी बायोग्राफी। मतलब किसी की भी लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी जाती है उन्हें हम बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं बच्चा? जब मैं अपनी लाइफ के लिए खुद लिखूंगी, मतलब जिसकी बायोग्राफी लिखनी है अगर वो खुद लिखे तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक हुई बात। बाबर वॉज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट जनरल। बाबर सिर्फ एक ब्रिलियंट जनरल ही नहीं थे बेटा, एक अच्छे पोएट और एक राइटर भी थे। अकम्पलिश मतलब कंप्लीट, एक कंप्लीट पोएट, कंप्लीट राइटर थे बाबर। ठीक हुई बात। आप ऐसे ना सोचो कि सिर्फ उनको लड़ना ही आता था, बहुत बढ़िया जनरल तो थे ही, साथ में वो अच्छे पोएट भी थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे। His autobiography is called तुजुके बाबरी और बाबरनामा। यूजुअली हम लोग बाबरनामा से जानते हैं, ठीक है, तुजुके बाबरी, पर दोनों ही नामों सीखे हैं, तुजुके बाबरी और बाबरनामा। किसकी ऑटोग्राफी है बच्चा? ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। क्या नाम है बाबर की ऑटोबायोग्राफी का? तुजुके बाबरी और बाबरनामा। किसने लिखी है बेटा? खुद लिखी है, तभी तो ऑटोबायोग्राफी बोल रहे हैं ना। दूसरा लिखता तो सिर्फ हम बायोग्राफी बोलते। In it, Babar has described the physical feature, climate, animal, birds, flowers, and details of the places he visited. तो बाबर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी है तो उसमें इंडिया के जितने भी प्लेस उसने विजिट किए हैं, उनके फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, जैसे फिजिकल फीचर्स में माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, क्लाइमेट ठंडी है, गर्मी है, जितने एनिमल्स उसने यहाँ देखे, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सबको डिटेल में लिखा है। ही हैज़ डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल। उसने लोगों के जीवन को भी लिखा है, अपनी खुद के जीवन को भी लिखा है। लोग, कॉमन पीपल का लाइफ कैसा था, खुद की लाइफ कैसे थी, फ्रूट्स कौन से अवेलेबल थे, फ्लावर कौन से अवेलेबल थे, ये सब भी उसने लिखा है। अब हम देखेंगे अचीवमेंट्स क्या क्या थे बाबर के। उन्होंने मिलिट्री सक्सेस तो ली, पर उनके दूसरा अचीवमेंट भी है। ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ गार्डन प्लेसेस। इंडिया में गार्डन प्लेसेस, पैलेसेस मतलब महल, है ना, पैलेसेस, गार्डन पैलेसेस, महल के अंदर गार्डन हो, ये कंसेप्ट कौन ही लाए थे भैया? हमारे बाबर ही लाए थे। इंडिया में गार्डन पैलेसेस का जो सिस्टम है वो कौन ही लाए? बाबर ही लाए हैं। He laid out gardens in Agra, Sikri and धौलपुर। धौलपुर में भी, सिकरी में भी, आगरा में भी गार्डन्स किन्होंने बनवाए बच्चा? बाबर ने बनवाए। पैलेसेस मतलब महल, है ना। He introduced a new mode of warfare। वॉरफेयर मतलब होता है युद्ध, है ना। तो युद्ध में उसने नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से आर्टिलरीज और कैवलरी को कंबाइन कर लें तो बैटल का रुख मोड़ सकते हैं, बैटल के रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। फेट मतलब होता है किस्मत, है ना। तो he introduced a new mode of warfare in which he has combined the artilleries and cavalry to turn the fate of battle। युद्ध में इन्होंने आर्टिलरीज और कैवलरी का एक अच्छा प्रयोग कैसे हो सकता है वो बताया। ही रीएस्टेब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द किंग। इन्होंने प्रेस्टीज को फिर से लेके आए, किसकी? किंग की। नन ऑफ द नॉबल्स कुड एस्पायर टू बी हिज इक्वल। मतलब इन्होंने जो राजा की जो पोजीशन थी इसको फिर से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इनके रीन में कि कोई नॉबल ऐसा समझे कि वो राजा के बराबर हो सकता है। बाबर की जो डेथ थी वो हुई 1530 में।
बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक ये रूल कर पाए। ही कुड नॉट कंसोलिडेट हिज एम्पायर, देखो ज़्यादा टाइम तक ये रूल नहीं कर पाए, तो एक जैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब लोगों में एक जैसे हों ऐसा ये इंश्योर नहीं करा पाए, कंसोलिडेट अकोमोडेट नहीं हो पाए। जब बेटा एक रूफ के अंदर हम होते हैं, जैसे रूल्स, रेगुलेशन, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट। जब आपको लगने लगे कि भाई ये हमारा किंग है, हमको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हम सब के लिए कानून एक है, तो ऐसा कंसोलिडेशन नहीं कर पाए थे बाबर, क्योंकि 4 ईयर तो रूल किया इन्होंने। 1526 में ये आए, 1530 में डेथ ही हो गई, है ना। तो कंसोलिडेट नहीं कर पाए, तो कंसोलिडेशन का जो टास्क था वो इनके बेटे पे आया, जिसका नाम था हुमायूं। अब हम लोग देखेंगे हुमायूं को। तो बच्चा हुमायूं की जो रूलिंग रीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 10 ईयर थे 1530 से 1540, जैसे इनके पापा की डेथ हुई थ्रोन इनको मिल गया, तो 1530 से 1540 तक इन्होंने रूल किया। बाद में इनका एक वॉर हुआ जिसमें ये हारे, तो ये यहाँ से चले गए, फिर दोबारा आए, तो कब से कब तक रूल किया, 1555 से 1556, फिर 1 साल और रूल किया। तो जरा ये बात ध्यान रखना कि पहले 10 साल रूल किया इन्होंने 1530 से 40 तक, फिर बीच में एक बैटल होगा, बैटल के बाद ये 15 साल बाद वापस आएंगे, क्योंकि ये हार गए होते हैं, ये वापस चले जाते हैं। 1555 से 1556 फिर 1 साल और रूल इन्होंने किया। इनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इन्होंने सक्सीड किया अपने फादर बाबर को 1530 में। जो नाम है हुमायूं, उसका मतलब होता है फॉर्चुनेट, लक्की। बट द सेकेंड मुगल रूलर हैड मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टार्ट। नाम लक्की रख लेने से हम लक्की थोड़ी ना हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुमायूं का मतलब होता था बच्चा फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, लक्की, पर ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनके लाइफ में स्टार्टिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम आई। द एम्पायर वॉज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने देखा ना कि बाबर को कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं मिल पाया, है ना, प्रॉपर कंसोलिडेट नहीं कर पाया, तो कंसोलिडेट करने का जिम्मा किसके ऊपर आ गया, हुमायूं के ऊपर। तो ये एक ऐसे एम्पायर के राजा बने थे जहाँ पर प्रॉपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था। फिर जो हुमायूं के भाई थे, ब्रदर्स थे, कामरान, जिंदाल एंड अस्कारी। हुमायूंस ब्रदर, हुमायूं के जो भाई थे, कामरान, हिंदाल, हिंदाल और अस्कारी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे उन टेरिटरीज को जो उनके हिस्से में आई थी। दे वॉन्टेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर देमसेल्फ। सो स्टूडेंट, Humayun's brother Kamran, Hindal, Askari, they were not satisfied whatever territories they got. They want throne of Delhi. It means family में ही लड़ाई चल रही है। Then जो भी एम्पायर राजपूत के अंदर था, ठीक है, वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ छोटी मोटी लड़ाई करता रहता था। द एम्पायर वॉज अंडर थ्रेट ऑफ ऑल साइड, हर साइड से थ्रेट, चेतावनियाँ, धमकियाँ मिलती रहती थी बेचारे को। किसको? हमारे हुमायूं को, हुमायूं के किंगडम को। जो राजपूत थे, बहादुर शाह थे, और रूलर जो गुजरात के थे, अफगान्स, ये सब कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि हमें हुमायूं से फाइट करना है। कौन कौन? राजपूत, बहादुर शाह, रूलर ऑफ गुजरात, अफगान, ये सब प्रिपेयर कर रहे थे कि हम हुमायूं से लड़ाई करेंगे। शेर खान द अफगान किंग, अफगान का किंग शेर खान, उसने पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश कर रखी थी ईस्टर्न इंडिया में, और वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आना चाहता था। तो एम्पायर को हर तरफ से चेतावनियाँ मिलती रहती थी, धमकियाँ, डर रहता था। किसको? हुमायूं को। राजपूत का डर है, बहादुर शाह का डर है, गुजरात के रूलर का डर है, अफगानों से डर है, सब हुमायूं को हराने की बात सोच रहे हैं। शेर खान तो जो अफगान के किंग थे, उन्होंने एक पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश कर ली थी इंडिया के ईस्टर्न साइड में। अब वो चाहते थे कि वो नदर्न इंडिया में भी आ जाए। तो बच्चा, जो हुमायूं थे उनको सबसे ग्रेवियस्ट जो थ्रेट लगी, सबसे सीरियस जो थ्रेट लगी, वो लगी अफगान से। तो उसने पहले बोला, पहले तो मैं अफगान को ही निपटाऊंगा, ठीक है। ही डिसाइडेड टू डील विथ इट फर्स्ट। पहले किसको निपटाना है? अफगान को। 1532 में ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेज एट दादरा। दादरा में उन्होंने अफगान फोर्सेस को हरा दिया। ही देन लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ चुनार, चुनार के फोर्ट पे कब्जा कर लिया, जो कि अफगान के कंट्रोल में था उस टाइम। तो इतने सारे थ्रेट में सबसे ज़्यादा सीरियस थ्रेट लगा उसको अफगान का। सो ही फर्स्ट डिसाइडेड टू डील विथ अफगान ओनली, देन ही डिफीटेड अफगानीज इन 1532 एंड टेक
fort of Chunar in his possession. Sher Khan was allowed to keep the fort of on condition that he would remain loyal to हुमायूं. पर फिर उन्होंने शेर खान को वापस कर दिया वो फोर्ट का कि ठीक है भाई तुम रख लो पर कंडीशन सुनो, तुम्हें हमेशा मेरा लॉयल रहना है. लॉयल का मतलब होता है वफादार. यू will always be loyal to me, loyal to Humayun. In this condition only I am going to give you the fort of Chunar. और भैया मरता क्या ना करता. तो शेर खान ने बोला ठीक है भाई दे दो, इतना ही दे दो, हम ठीक है तुम्हें लॉयल मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. क्योंकि इस टाइम शेर खान के पास कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, उसे माननी पड़ेगी बात. हुमायूं देन मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह. फिर हुमायूं किसकी तरफ गए बच्चे? बहादुर शाह की तरफ गए, जो बिना लड़े ही उड़ गया. फ्लैट का मतलब फ्ली मतलब उड़ गया, भाग गया. ठीक है, भाग गया. गुजरात एंड मालवा बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. एक से लड़ाई की, वो हार गया, जिसका नाम था शेर खान. उसने फिर वो लॉयल बन गया हुमायूं का. दूसरे तो बिना लड़े ही भाग गए. फिर गुजरात और मालवा भी मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया. फिर जो शेर खान थे बेटा, उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया. हारे थे ना, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया. हुमायूं डिसाइडेड टू क्रश हिम वंस फॉर ऑल. पर हुमायूं की इच्छा थी कि अब एक बार में इसके साथ ऐसा लड़ेंगे कि पूरी तरह इसको ख़त्म कर देंगे. द मुगल्स एंड द अफगान फोर्सेस मेट एट चौसा 1539. तो अब हुमायूं थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे. हुमायूं को लगा मैं एक बार में शेर खान को पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा. तो चौसा में जाके 1539 में वो लड़े. द मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड. पर मुगल्स हार गए, शेर खान जीत गए. हुमायूं बेयरली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम बैटलफील्ड. और बड़ी मुश्किल से बेचारे हमारे हुमायूं जी बैटलफील्ड छोड़ के भागे. तो ठीक है, पहले हमने देखा कि शेर खान हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर बाद में उन्हें ऐसा लगा कि हार के तो भाई कुछ अच्छा नहीं हुआ है. उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से स्ट्रेंथन किया और फिर से ये दोनों आपस में लड़ने के लिए मिले चौसा में 1539 में. यहाँ पर मुगल की हुई डिफीट और हुमायूं बड़ी मुश्किल से बच बचा के भागे. आफ्टर डिफीट एट चौसा की डिफीट के बाद हुमायूं रिटर्न टू आगरा आ गए. अपनी आर्मी को फिर बढ़ाया. 1540 में ही मेट शेर शाह एट कन्नौज. ठीक है, अब भाग भाग के कहाँ आ गए थे? हुमायूं दिल्ली आ गए थे. या इन्होंने अपनी आर्मी को फिर स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग बनाया. फिर 1514 में फिर से शेर खान से मिले. अब कहाँ मिले थे? कन्नौज. पहले कहाँ मिले? चौसा. ही चेज्ड हुमायूं आउट ऑफ हिज ओन किंगडम. पर यहाँ पर फिर से जीत हुई हमारे शेर खान की. इन्होंने हुमायूं को उसकी खुद की किंगडम से ही भगाया, दिल्ली और आगरा पे भी कंट्रोल कर लिया. ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह. और किसका टाइटल ले लिया? शेर शाह का टाइटल ले लिया. और फिर कौन सी डायनेस्टी बनाई? सू डायनेस्टी. तो सू डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शेर खान. सू डायनेस्टी के फाउंडर शेर खान. किसको हराया? हुमायूं को हराया. एक बार की दो बार हराया. एक बार चौसा में हराया, फिर कन्नौज में हराया. अब हुमायूं का एग्जाइल और उनका रिटर्न. एग्जाइल मतलब बाहर चले गए, फिर रिटर्न मतलब वापस आए. हुमायूं एस्केप टू पर्शिया. हुमायूं कहाँ भाग गए थे बच्चा? पर्शिया. और वहाँ पर 15 ईयर एग्जाइल में रहे. 15 ईयर कहाँ रहे? एग्जाइल में रहे, छुपते छुपाते रहे, है ना. एक जगह से दूसरी जगह चले गए. तो हुमायूं ने 15 साल कहाँ गुजारे? पर्शिया में. शेर शाह की डेथ हो गई 1545 में. और इसी बीच शेर शाह की डेथ होती है 1545 में. एंड वो सक्सीडेड बाय सीरीज ऑफ वीक रूलर. और शेर शाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, 2 बार हुमायूं को हरा दिया उन्होंने. पर यहाँ पर उसके जो सक्सेसर्स आए जिन्होंने उसको सक्सीड किया वो बहुत ही वीक रूलर थे. कब डेथ हुई शेर शाह की? 1545 में. अब जो ये हुमायूं थे, इन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज लाभ उठाने का सोचा कि भैया देखो अभी तो दिल्ली आगरा शेर खान तो है नहीं, तो जो सक्सेसर है वो बड़े ही वीक हैं, तो चलो मैं फ़ायदा उठाता हूँ. तो हुमायूं रिटर्न आ गया दिल्ली में. पर्शिया की रूलर की हेल्प से इसने अफगान फोर्सेस को हराया. और जो लॉस्ट टेरिटरीज थी, इसकी अपनी टेरिटरी जिनका लॉस हो गया था शेर खान ने जो ले ली थी, वो इसने वापस ले ली. तो इन 1555 ही रीएस्टेब्लिश्ड मुगल रूल. 1555 में इसने फिर से मुगल रूल को रीएस्टेब्लिश कर दिया.
शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट, और उसके बाद फिर हो जाती है हुमायूं की डेथ। बेटा क्विक क्विज थोड़ा सा दिख रहा है, उतना ही कर लेते हैं, पूरा फोटो नहीं है। दौलत खान इनवाइटेड हुम, बाबर टू इन्वेड इंडिया। दौलत खान ने, अभी अकबर तो पैदा ही नहीं हुए थे इस टाइम तक, अकबर का तो बर्थ ही नहीं हुआ था, बाबर को बुलाया इंडिया को इन्वेड करने के लिए। व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फॉट? 1527 में। कब लड़ा गया बैटल ऑफ खानवा? 1527 में। बाबर इंट्रोड्यूस द गार्डन पैलेसेस इन इंडिया? यस ट्रू, बाबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। So student, I'm ending this video here only. If you find it out any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with more to know section, जिसमें गुलबदन बेगम से हम start करेंगे।